लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा नेटैलिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन टाइम पीरियड, मोर्टेलिटी मतलब नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन टाइम पीरियड, आई माइग्रेशन मतलब किसी हैबिटाट से किसी दूसरे हैबिटाट में कोई अगर जा रहा है तो वहां के लिए आई माइग्रेशन और जहां से गया वो ई माइग्रेशन। और इन चारों को आपस में रिलेट करके हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था NT+1 इज इक्वल टू N0 प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। तो इसके बाद ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल हर दूसरे तीसरे साल एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ पर कोई ना कोई सवाल आ जाता है, या तो सीधे फॉर्मूले पर आ जाता है या तो थ्योरी बेस्ड आ जाता है, पर पैटर्न अगर आप पकड़िए तो हर तीसरे साल पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आइए सीधे अब लेक्चर पर आते हैं। देखो बेटा, लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर हम 2001 के सेंसस से अगर 2001 के आंकड़े से अगर हम कंपेयर करें, उस समय का जो ग्रोथ रेट था वो इतना तेज था कि 2001 की रिपोर्ट को फोकस करके चलें तो मात्र 33 इयर्स में हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। सर पॉपुलेशन डबल हो जा रही है तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सोचो बेटा, अगर पॉपुलेशन रेट ज्यादा तो फिर क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही उस रेट में। ठीक है, हम फूड प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ा रहे हैं, कितनी भी स्ट्रेटजी लगा ले। तो अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर ज्यादा होते जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा बेटा? बढ़ने लगेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों की जेब में पैसा कम, अल्टीमेटली क्राइम लोग करना चालू करेंगे और क्राइम रेट होगा ज्यादा। तो सोचिए शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी पॉपुलेशन रेट के बढ़ने से, और खत्म कहां पर हो रही है बेटा? क्राइम रेट बढ़ने से। तो पॉपुलेशन रेट हमारा क्राइम रेट बढ़ा रहा है। ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो मैंने आपको सोचवाया, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन हमारे लिए चिंता का कारण है। अब हम यहां पर पकड़ेंगे, इस लेक्चर में हम पकड़ेंगे क्या कोई ऐसा पैटर्न है जैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही, तो क्या ये कोई पैटर्न फॉलो करती है जिसे हम प्रेडिक्ट कर सके? कोई स्पेसिफिक पैटर्न, कोई खास पैटर्न जो आपकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ कर रही है वो इसे फॉलो करती है? अच्छा, इन पैटर्न्स पर हम बातें करेंगे आगे। पहले आप सबसे पहले ये सोचिए कि किसी भी कंट्री को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा ना हो। क्यों ना हो वो आप समझ गए हो। अब अगर हम देखें तो ये एक चिंता का विषय है किसी भी देश के लिए, और अगर हम इसे जानवरों पर भी अप्लाई करें, ठीक है, जानवरों पर अप्लाई करके हम ये देखेंगे क्या वो भी इसी तरीके का पैटर्न दिखा रहे हैं, वो भी इसी तरीके का कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्टेबल पैटर्न दिखा रहे हैं, या उनमें किसी और तरीके का पैटर्न चलता हो। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, डेविड ऑटनबर्ग ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वी आर प्लेग ऑन दिस अर्थ, अर्थात हम अर्थ के प्लेग हैं। प्लेग जो कि एक महामारी थी, क्लियर? तो बेटा हम खुद ही अर्थ को तबाह किए जा रहे हैं, क्योंकि हम जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, आप जनसंख्या तो बढ़ा रहे हो, लेकिन क्या आप अर्थ का लैंड एरिया बढ़ा दोगे? अर्थ का लैंड एरिया तो फाइनाइट है ना, फिक्स है, हम लैंड एरिया तो नहीं बढ़ा सकते। तो अर्थ का लैंड एरिया भी फिक्स, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे तो बेटा अब क्या होगा? तुम्हें खेती ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल रहेंगे कहां? तो अल्टीमेटली खेतों की जमीन पर बनेंगे घर। तो सोचिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं तो लैंड एरिया और ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और लैंड एरिया और ऑक्यूपाई करने के चक्कर में फूड प्रोडक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? कम। और इकोलॉजी दो ही चीजों को अपना रिसोर्स मानती है, फूड एंड लैंड, खाना और रहने के लिए जगह। क्योंकि बेटा इकोलॉजी क्या कहती है, समझिएगा, इकोलॉजी कहती है हर ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी दो एस्पेक्ट पे काम करती है कि हर ऑर्गेनिज्म सरवाइव करना चाहता है और रिप्रोड्यूस करना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है और बच्चे पैदा करना चाहता है। और बेटा जिंदा रहना और बच्चे पैदा करने के लिए रिसोर्स चाहिए, और रिसोर्स क्या है? फूड और लैंड। और अगर जिस तरीके से हमारा पॉपुलेशन रेट है, अगर इसी रेट से हम बढ़ते रहे तो बेटा कुछ ही समय में क्या होगा? हम अर्थ का कंप्लीट लैंड एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे, हम उसकी पूरी कंप्लीट जितनी कैरिंग कैपेसिटी हम उसे अचीव कर लेंगे। अल्टीमेटली स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में लड़ेंगे और मरेंगे, अल्टीमेटली एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और अच्छी बात यह है कि इकोलॉजी खुद अपने आप को बैलेंस करती है, कोई भी इकोसिस्टम में अपने आप को खुद बैलेंस करता है। नेचर के थ्रू हम बहुत सारे ऐसे तरीके सीख सकते हैं कि नेचर कैसे बैलेंस करता है पॉपुलेशन को। सर नेचर भी बैलेंस करता है पॉपुलेशन के रेट को? बिल्कुल करता है। डेथ एक तरीका है नेचर के बैलेंस करने का, कि पॉपुलेशन कहीं ओवर क्राउडेड ना हो जाए, कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो जाए। डेथ हो गई, तुम अभी कोविड-19 की बात कर लो आप, तो ये महामारियां, ये पॉपुलेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं महामारी आई अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि नेचर का तरीका है। ठीक है, मैं बेटा साइंस टीचर हूं,
तो सीधी सी बात है, अगर मैं साइंस लेक्चरर हूं तो मैं साइंस पे ही बातें करूंगा। कोविड-19 से पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, दो स्पीसीज का कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सब नेचुरल वे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। वरना खुद सोचिए, अगर प्रेडेशन कम हो जाए, मान लीजिए शेर की संख्या कम हो जाए, तो अब क्या होगा बेटा? हिरन कम खाए जाएंगे, हिरन अपनी जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे, अल्टीमेटली घास हो जाएगी कम, क्योंकि हिरन खाता है घास। तो जब घास हो जाएगी कम तो हिरन आपस में क्या करने लगेंगे? कंपटीशन। तो देखिए प्रेडेशन क्या कर रहा है? प्रेडेशन आपके हिरन की पॉपुलेशन को बैलेंस कर रहा है। तो एक इकोसिस्टम खुद अपने आप को बैलेंस करना जानता है। तो सर इकोसिस्टम जब खुद अपने आप को बैलेंस कर रहा है तो ह्यूमन क्यों बैलेंस करे? ह्यूमन को टेंशन नहीं लेनी चाहिए? नहीं बेटा, इकोसिस्टम तब जाकर बैलेंस करता है जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है, और तब तक हमारा नुकसान काफी कुछ हो जाता है। क्लियर? तो अब हम जाते हैं, देखो दो तरीके के ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ में हम पढ़ते हैं। एक कहलाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक कहलाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये कोई बायोलॉजी के टर्म्स नहीं है, ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसे हम बायोलॉजी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा जहां पर रेट आएगा वहां पर कहीं ना कहीं मैथ तो आपकी आ ही जाएगी, वहां कहीं ना कहीं आपका dn/dt डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। तो आइए फिर देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। अब बेटा ऐसा देखा गया है कि पॉपुलेशन का जो बढ़ने का रेट है, सर क्या पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती ही है क्या? पॉपुलेशन का साइज हमेशा बढ़ता ही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन का साइज घट भी सकता है, तो चाहो तो आप बोल दो बढ़ने का रेट या घटने का रेट, लेकिन आमतौर पर आप बढ़ने का रेट बोलते हो, क्योंकि जनरली पॉपुलेशन बढ़ती ही है। तो जो पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट है या घटने का रेट है, चलो दोनों बोल दो, ठीक है, ऐसा देखा गया है कि वो दो पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, या तो एक्सपोनेंशियल या तो लॉजिस्टिक। अब इनके नाम आप पकड़िए, आप खुद समझ जाएंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब कोई चीज पावर में बढ़ रही है, ठीक है। अब अगर कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पावर में बढ़ना। पावर में बढ़ने का मतलब जैसे एक इंडिविजुअल है, वन इंडिविजुअल से दो हो गए, दो से कितने हो गए? चार, चार से आठ, ये 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो बेटा यहां पर देखो बिल्कुल बार बार क्या होती जा रही है? डबल। अपने इनिशियल का क्या होती जा रही है? डबल। तो अब अच्छे से समझिएगा मेरी बात। तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। ये जो ग्रोथ करने का तरीका होगा, अगर कोई इंडिविजुअल इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, मतलब अगर मान लीजिए वो 64 है, 64 से अगले ही साल वो क्या हो गया? 128, तो आप ये कहोगे कैसी ग्रोथ है बेटा? एक्सपोनेंशियल। लॉजिस्टिक के बारे में बात अभी हम करेंगे। तो अब समझिएगा, सबसे पहले हम फोकस करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। कुछ सोचिए, इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, अगर इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, अगर हर बार डबल होती जा रही है, इसका मतलब बताइए क्या उस स्पीसीज के लिए रिसोर्स लिमिटेड होगा? ना, जो स्पीसीज इतनी तेजी से बढ़ रही है उसके लिए रिसोर्स लिमिटेड नहीं होगा। अगर कोई स्पीसीज, मैं कह रहा हूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर रही है, तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब रिसोर्स होगा अनलिमिटेड, अर्थात रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, अर्थात इनफाइनाइट लैंड होगी उसके पास, इनफाइनाइट खाना होगा उसके पास, अर्थात मतलब भरपूर खाना, खाने की कभी कमी नहीं पड़ेगी, जमीन की कभी कमी नहीं पड़ेगी, बस खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। क्योंकि एक्सपोनेंशियल के केस में ना तो खाने की कमी है, ना तो रहने की जगह की कमी है, तो बस सीधा कॉन्सेप्ट है सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और वही शो करेंगे आपके क्या? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इतनी बातें एकदम क्लियर बेटा। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा? पहला पॉइंट जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये बनेगा कि इसमें आप रिसोर्स क्या रखोगे? अनलिमिटेड। और रिसोर्स में बेटा दो चीजें आती हैं, बताया था आपको क्या क्या। एक आ गया आपका लैंड और एक आ गया आपका फूड। और जब लैंड और फूड की कोई कमी नहीं है, रिसोर्स आपका क्या है? अनलिमिटेड, तो स्पीसीज अपना इन्नेट पोटेंशियल शो करेगी। इन्नेट पोटेंशियल कहने का क्या मतलब है? इन्नेट पोटेंशियल मतलब उसके अंदर जो एक्चुअल क्षमता है कि वो एक लाइफ स्पैन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, वो इन्नेट पोटेंशियल आप तभी दिखा सकते हो ना जब आपके पास खाने का सामान अनलिमिटेड हो, जब आपके पास रहने की जगह अनलिमिटेड हो। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई पॉपुलेशन, अगर कोई स्पीसीज के, अगर किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन अपना इन्नेट पोटेंशियल दिखाना चाहती है, मतलब जितनी उसके लाइफ स्पैन में मैक्सिमम बच्चे पैदा
पैदा करने की क्षमता है, अगर वो ये शो करना चाहती है तो उसको आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? रिसोर्स अनलिमिटेड। और जो आपके डार्विन साहब थे जिन्होंने एवोल्यूशन पे खूब काम किया था, डार्विन ने खुद कहा था बेटा कि हाथी जैसे, एलिफेंट जैसे स्लो ग्रोइंग एनिमल जिनका गेस्टेशन पीरियड ही 22 मंथ का है, अगर 22 मंथ बोले सीधा सीधा तो लगभग 2 साल, तो जिनका खुद का गेस्टेशन पीरियड 2 साल का है, बेहद स्लो ग्रोइंग एनिमल है, अगर उनको अनलिमिटेड रिसोर्स दे दिया जाए आर्टिफिशियली, ठीक है, अगर उन्हें आप आर्टिफिशियली अनलिमिटेड रिसोर्स दे दो, खूब खाना दे दो और अच्छी खासी रहने की जगह दे दो, तो हाथी जैसे जानवर भी जो स्लो ग्रोइंग एनिमल हैं वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाते हैं। सोचिए क्यों? ये आप आर्टिफिशियली कर सकते हो, नेचुरली तो ऐसा नहीं है ना। नेचुरली तो बेटा रिसोर्स लिमिटेड है, खाना भी लिमिटेड है और जमीन भी लिमिटेड है, अभी उससे बात कर रहे हैं। तो डार्विन ने देखा था ये बात कि डार्विन ने देखा, ऑब्जर्व किया कि हाथी जैसे स्लो ग्रोइंग एनिमल अगर इन्हें भी आप अनलिमिटेड रिसोर्स दे दो तो ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पैटर्न शो करते हैं। तो डार्विन ने इस बात को ऑब्जर्व किया और ये स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी स्पीसीज को हम अनलिमिटेड रिसोर्स देते हैं, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई रोकथाम बाधा नहीं लगा रहे हैं लैंड और फूड की, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा, अर्थात अपना कंप्लीट इननेट पोटेंशियल शो करेगा कि वो एक लाइफ स्पैन में कितने ज्यादा बच्चे दे सकता है। लेकिन अब आप कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है। एक नेचुरलिस्ट हैं, बहुत प्यारी बात कह गए, सुनिएगा। डेविड ऑटनबर्ग नाम है उनका। डेविड ऑटनबर्ग कहते हैं कि इस धरती पर जो जमीन है, जो लैंड है, वो लिमिटेड है, जो खेती करने के लिए लैंड है वो भी क्या है? आपकी लिमिटेड है। तो अब आप कहोगे सर जानवर तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं है बेटा, जानवर भी उसी हिसाब से है ना, प्लांट के हिसाब से तो जानवर है, क्योंकि जो जानवर है वो प्लांट ही खा के तो जिंदा है। तो बेटा डेविड ऑटनबर्ग क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस धरती पर जो लैंड है वो लिमिटेड है, जो खाना है वो भी लिमिटेड है, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस लगाइए, जब धरती पर लैंड और फूड मतलब रिसोर्स लिमिटेड है तो क्या ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट दिखाते हैं? नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुम बहुत माइनर केस में लोगे तो 1-2 एग्जांपल आ जाएंगे आपके। जैसे अगर आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करिए, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक बड़ी सी झील में अगर ग्रो करना है तो उसके लिए तो बेटा झील में जितना ऑर्गेनिक मैटर है वही बहुत है। अगर उस एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल की बात करो तो उसके लिए तो बेटा झील में मौजूद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, वो इनफ है उसके लिए। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काफी लंबे समय तक शो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज ही बहुत छोटा है। लेकिन क्या ह्यूमन जैसे इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, क्या इनके लिए रिसोर्स लिमिटेड है? नहीं, बस यूनिसेलुलर के केस में आप बोल सकते हैं कि रिसोर्स आपका क्या है? अनलिमिटेड। और ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्स आपका क्या है? लिमिटेड, सिर्फ एक्सेप्ट यूनिसेलुलर। गॉट इट? तो मेरी बात समझिएगा और खुद कॉमन सेंस लगाइए। अर्थ इज फाइनाइट। अर्थ तो फाइनाइट है ना, उसका लैंड एरिया फाइनाइट है। अर्थ इज फाइनाइट एंड हाउ यू कैन पुट इंफिनिटी इन समथिंग दैट इज फाइनाइट। अर्थात आपकी जो अर्थ है उसका फाइनाइट लैंड एरिया है, फाइनाइट आपका खाना है अर्थ पर, तो आप कैसे किसी इनफाइनाइट चीज को अर्थ पर रख सकते हो? गॉट इट? आप मेरी बात समझ गए? तो ये जो आपका एक्सपोनेंशियल है, इसीलिए इसको कहते हैं कि बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। गॉट इट? अर्थात लेकिन प्रैक्टिकली कौन लगता है, रियलिस्टिक कौन है आपका? वो लॉजिस्टिक वाला है। एक्सपोनेंशियल सिर्फ बस यूनिसेलुलर वाले केस में, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल पाओगे नहीं। इतनी बातें एकदम क्लियर है बेटा? तो चलिए अब हम आगे बातें करेंगे। अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, ठीक है, तो समझिएगा कायदे से। मान लीजिए ये कोई किसी स्पीसीज का एक इंडिविजुअल है, 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। हर बार डबल हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128। तो अब किसी टाइम पीरियड पर कर रहे होंगे, 1 साल मान लो, 1 वीक मान लो, वो तो अलग अलग इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव टाइम अलग अलग होगा ना। तो अब समझना बेटा, यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें तो जब 1 इंडिविजुअल था, 1 से 2 हुआ तो कितने इंडिविजुअल बढ़े? +1। जब 2 से 4 हुआ तो कितने बढ़े बेटा? +2। जब 4 इंडिविजुअल थे, 4 से 8 हुए तो कितने बढ़े बेटा? +4 बढ़े। 8 से 16 हुए तो कितने बढ़े? +8। 16 से 32, +16, 32 से 64, +32 हुए। 64 इंडिविजुअल थे, कितने हो गए फाइनली? 128। तो कितने पैदा किए इन्होंने? 64 और पैदा किए, +64। तो क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो? चलो हर बार का जनरेशन गैप ले रहे हैं हम 1 साल, ठीक है। अच्छा नोटिस करिए, शुरू में 1 साल में कितना इंडिविजुअल बढ़ा? 1। अगले साल में कितना बढ़ा? 2।
उसके अगले साल में कितना इंडिविजुअल बढ़ा, 4। हर बार आपका जो ईयर है वो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है आपके लगातार देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप तो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में अगर कम इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए 4 इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं, और एक ही साल में मान लीजिए किसी साल में 64 पैदा हो रहे हैं, तो बताइए 4 वाले में रेट ज्यादा होगा या 64 वाले में? 64 वाले में, क्योंकि एक ही साल में 64 इंडिविजुअल पैदा हो गए, और यहां पर एक साल में कितने पैदा हुए, मात्र 4। तो एक्चुअली में रेट यहां पर डिपेंड किस बात पे कर रहा है, रेट डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल पैदा करने वाली पॉपुलेशन कितनी थी। अगर पैदा करने वाली पॉपुलेशन कम है तो रेट होगा कम, पैदा करने वाली पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो रेट हुआ ज्यादा। अगर आपकी पॉपुलेशन 4 थी, सिर्फ 4 बढ़े, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन अगर आपकी 64 थी इनिशियल पॉपुलेशन, तो कितने बढ़े, सीधे 64, क्योंकि हर बार डबल हो रहा है ना। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी जिन्होंने बच्चे पैदा किए। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा रेट होगा, इसका मतलब है उतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी किसी एरिया की, उतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं dn/dt, ठीक है बेटा, जब भी रेट निकालते हो तो d/dt करते हो ना, dp/dt, अर्थात किसी चीज का रेट निकालते हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूं तो लिख सकता हूं dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम किससे सिंबलाइज करते हैं, कैपिटल N से। अर्थात dn/dt इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अर्थात किसी रेट से कोई जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। सर घट रही का एग्जांपल उल्टा चले जाओ, 128 इंडिविजुअल थे, 64 मर गए, कितने बचे, 64, तो बस उल्टा चले जाओ तो डिक्रीज है, आगे बढ़ लो तो इंक्रीज। लेकिन नॉर्मली क्या होती है बेटा, अभी क्या दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है मैक्सिमम स्पीसीज के केस में। अब टाइगर है, टाइगर में डिक्रीज हो रही है। तो बेटा dn/dt मतलब क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन या रेट ऑफ डिक्रीज। रेट बोला है, कायदे से सुनिएगा, रेट मतलब एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब अगर रेट ज्यादा, अगर मान लो रेट ज्यादा है किसी साल जो है पॉपुलेशन के बढ़ने का, रेट ज्यादा तो मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब किया था आपको, क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, और यहां पर हमने कांस्टेंट ले लिया dn/dt इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लीजिए rn। अब सर ये r क्या है, यहां पर r एक्चुअली में इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। लेकिन सर आपने तो कहा था रेट डिक्रीज का भी हो सकता है, मैंने क्या कहा था, आमतौर पर क्या करता है, इंक्रीज। इंट्रिंसिक क्या, इंट्रिंसिक मतलब खुद का, अपना मतलब आपका इन्नेट खुद का, ठीक है बेटा। कोई भी इंडिविजुअल पैदा हो रहा है तो उसे कोई ना कोई पैदा कर रहा है ना। अगर मेरा बच्चा होगा तो बेटा उसमें मेरा खुद का योगदान होगा ना। तो आर क्या है, रेट कौन डिसाइड कर रहा है बेटा, पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है। तो आर क्या है बेटा, आर है इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक मतलब खुद का, इंट्रिंसिक किसी पॉपुलेशन के खुद का, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सर ये कांस्टेंट है, इसे प्रूव करिए। बेटा डिक्रीज भी हो सकता है, बताया था, लेकिन आमतौर पे आप क्या बोलते हो, हमेशा इंक्रीज। सर ये आर कांस्टेंट है, इस बात को आप प्रूव कीजिए, हम नहीं मानते आर कांस्टेंट है। चलो देखो बेटा, ये बताओ किसी एक पार्टिकुलर साल का, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर होगा, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है। चलो जल्दी से बताओ सेवेंथ ईयर का रेट कितना था, 64 इंडिविजुअल पर ईयर, यही तो रेट है ना। तो बताओ ये रेट फिक्स हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अरे एक टोटल साल ले रहे हो तो उसका एक फिक्स रेट होगा ना एक साल का। अगर एक साल का आप ओवरऑल एवरेज रेट लोगे तो वो तो फिक्स आएगा। तो बेटा इस वजह से मैं क्या कह रहा हूं, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का रेट, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड का रेट तो फिक्स आएगा ना। नहीं सर मान लो जनवरी में रेट कुछ था, फरवरी में कुछ था, अरे तो पूरे 12 महीने का तो एक कॉमन लोगे ना, तो वो तो फिक्स होगा एक साल का। तो बेटा यहां पर आर जो है वो एक्चुअली में होती है वैल्यू b माइनस डी की। ध्यान रखिएगा ये स्मॉल b है, स्मॉल b बर्थ रेट बताता है। बर्थ रेट याद करो, बताया था बेटा पर कैपिटा बर्थ।
नंबर ऑफ बर्थ नहीं, नंबर ऑफ बर्थ है नेटेलिटी, ये स्मॉल बी है। स्मॉल बी मतलब बर्थ रेट और स्मॉल डी मतलब डेथ रेट, मतलब पर कैपिटा डेथ। अब बेटा किसी एक साल का बर्थ रेट और किसी एक साल का डेथ रेट वो तो फिक्स होगा। तो ये जो आर है, अगर ये दोनों कांस्टेंट हैं एक साल के लिए, बर्थ रेट और डेथ रेट, तो इनसे बनने इनको माइनस करने के बाद जो आर आ रहा है वो भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। इसी वजह से मैंने कहा प्रोपोर्शनैलिटी हटाइए, कांस्टेंट लगाइए, और आर यहां पर क्या है, कांस्टेंट। एक साल का रेट कांस्टेंट। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलिए, तो अब समझिएगा मेरी बात अच्छे से। तो आर की वैल्यू किसी एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स होगी कि फ्लक्चुएट होगी? फिक्स होगी। क्लियर? फिर सुन लो कायदे से। मान लो जनवरी में बर्थ रेट कुछ था, फेब में कुछ था, मार्च में कुछ था, लेकिन आप ओवरऑल जब एक टाइम पीरियड लोगे, या तो जैन ले लो या तो पूरा साल ले लो। आप जनवरी लोगे तो जनवरी का तो फिक्स मानोगे ना, या पूरा साल मानोगे तो उतने टाइम पीरियड का फिक्स मानोगे। तो आर यहां पर क्या है, बी माइनस डी, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ध्यान रखना, स्मॉल बी है, स्मॉल डी है। इतनी बातें क्लियर है बेटा? अब आपको कुछ आर की वैल्यूज दी है एनसीईआरटी ने, जो आपको याद रखनी है बस। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है, बाकी आपके दिमाग में चली जाएगी। तो क्या आप इतनी बात समझ गए कि रेट अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, ओवर एंड आउट। इतनी बातें क्लियर? तो चलिए अब देखिएगा, आर की कुछ वैल्यूज है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, बस इससे ज्यादा मत याद रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी, अगर मैं आपकी बात कर लूं नॉर्वे रैट की, किसकी बेटा? नॉर्वे रैट। नॉर्वे रैट, एक्चुअली में नॉर्वे रैट जो है आपका एक आपका एनिमल है, ठीक है, इसका फोटो आपको दिख रहा होगा इधर। तो नॉर्वे रैट की जो बर्थ माइनस डेथ रेट की वैल्यू आती है आमतौर पर, वो आती है 0.015। कभी भूल जाइए तो ऐसे याद रखिएगा, रैट हिंदी में क्या बोलते हो? चूहा। क्या? ऐसे बोलो, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो चूहा, हा को खींचो और 15, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगी, चूहा 15। दूसरा बेटा, जैसे आपका फ्लोर बीटल, अरे नॉर्मल खटमल बेटा, फ्लोर बीटल, बास बीटल, बासे 12, याद रखना इसकी 0.012, बासे बीटल, बासे 12। इतनी बातें क्लियर? एग्जाम में आपको ऐसे नहीं फंसाएगा 0.012, ऐसे नहीं, दूर दूर के ऑप्शन होंगे। बासे बीटल, बासे 12, चूहा 15। और ह्यूमन की 1981 में एक टाइम पीरियड बता दिया यहां पर, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपकी कहोगे सर इनमें, हाँ बेटा इनमें भी टाइम पीरियड होगा, लेकिन आमतौर पर इनकी यही चल रही है। लेकिन ह्यूमन की 1981 में देखी गई है, जो बर्थ माइनस डेथ रेट अर्थात आर, जो इनका फाइनल रेट था बढ़ने का, वो था 0.0205। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन की 1981 फोकस करने वाला पॉइंट है। आर की वैल्यू कितनी थी, मतलब बर्थ माइनस डेथ रेट की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0.0205। तो नॉर्वे रैट 15, बासे बीटल, बासे 12, ह्यूमन 1981, आर की वैल्यू 0.0205, कितनी? 0.0205। इतनी बातें क्लियर है बेटा? चलिए अब हमारी बात सुनिएगा। अब ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम चाहें तो, अगर हमें थोड़ी बहुत कैलकुलस आती हो, क्या कैलकुलस, नाम सुन के डरो नहीं बेटा, ठीक है, चीजें सीखोगे सब आ जाएगा, रटोगे कुछ नहीं आएगा। अगर हमें थोड़ी बहुत कैलकुलस आती हो तो हम कैलकुलस का इस्तेमाल करके हम इसका इंटीग्रल फॉर्म निकाल सकते हैं। इंटीग्रल फॉर्म क्या आएगा? nt इज इक्वल टू n0 e रेज द पावर rt। nt क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, किसी पार्टिकुलर टाइम t जिसकी आप निकाल रहे हो। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, टाइम 0 मतलब आपका इनिशियल टाइम कितनी थी, और e रेज द पावर rt। e आपने सुना होगा, आपका e आपकी कांस्टेंट वैल्यू 2.71, r आपका हुआ रेट जो था, और t क्या हो गया आपका? टाइम, जो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका इंटीग्रल फॉर्म, याद रखिएगा इसको। हाँ, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है कि सर कैसे dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n को आपने इसे कैसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो बेटा आप इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें यही समझाया गया है कि dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n को हम कैलकुलस का यूज करके कैसे nt इज इक्वल टू n0 e रेज़ द पावर rt ले आए हैं। nt यहां पर क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। n0 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी उस समय की इनिशियल। e क्या है आपका? e तो कांस्टेंट है आपका, और r रेट, t क्या हो गया आपका? टाइम। इतनी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं। चलिए अब कायदे से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। जो अगर आप इंडिया की बात करो,
ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लगभग एक्सपोनेंशियल। अगर मैं लास्ट 100 सालों की बात करूं, एनसीईआरटी ने पूछा है लास्ट 100 साल का सेंसस देखिए और बताइए हमारी ग्रोथ कैसी जा रही है, तो बेटा लगभग एक्सपोनेंशियल जा रही है। लगभग 1911 में इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, आपकी गिरी थी, नेगेटिव में गया था इसका रेट, उसके बाद से तब से तो एकदम ग्राफ उठा हुआ। आप ग्राफ देखो, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ देखिए, यहां तक तो ठीक था लेकिन इसके बाद बिल्कुल तेजी से एक्सपोनेंशियल उठा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब बेटा अच्छे से देखना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान। ग्राफ है क्या भाई? ग्राफ कुछ नहीं, बहुत सारा डाटा है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक पिक्चर में, एक ग्राफ के थ्रू आप बहुत बड़ा डाटा आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो देखना बेटा, ग्राफ में हमने क्या ले लिया, ये ले लिया हमने आपकी वाई एक्सिस और ये हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं टाइम। अब टाइम चाहे आप वीक्स में ले लो, ईयर में ले लो, डिकेड्स में ले लो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे आप प्लॉट कर दोगे। ठीक है, और वाई एक्सिस पर आप प्लॉट करते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम एक्सप्रेस किससे करते हैं, कैपिटल एन। मतलब वाई एक्सिस की तरफ बढ़ते जाओगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा बढ़ती जाएगी। अब मान लो शुरू में इंडिविजुअल था किसी जगह पर, किसी हैबिटाट में, ठीक है, मान लो हमने लिया पॉपुलेशन डेंसिटी 1 थी। ठीक है, 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 2, एक्सपोनेंशियल में यही तो होता है, 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256 और इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स क्या मिल रहा है, अनलिमिटेड। तो रिसोर्स अनलिमिटेड मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब तो आप भी सीख चुके हो, तो जैसे जैसे आप ग्राफ में आगे बढ़ते जाओगे, वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी का नंबर क्या होता जाएगा, ज्यादा, और जितना ज्यादा इनिशियल होता है उतना ज्यादा रेट आपका होगा। तभी तो आप लिखते हो बेटा dn बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल इक्वेशन आप यही तो लिखते हो ना, कि अर्थात रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। अर्थात इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि अगला रेट कितना ज्यादा होगा। खुद ही देख लो बेटा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट बढ़ रहा है। क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना, यहां पर आप 1 साल का टाइम इंटरवल ले लो और यहां पर आप 1 साल का टाइम इंटरवल ले लो, तो यहां तेजी से बढ़ा है वाई एक्सिस पर वैल्यू, यहां पर तेजी से वाई एक्सिस पर वैल्यू बढ़ी है कंपैरेटिव टू यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां का इनिशियल क्या था, इसकी तुलना में ज्यादा था। तो ये ग्राफ एकदम क्लियर। तो याद रखना बेटा, एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करोगे, टाइम, वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करोगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये जो ग्राफ आया, ये जो आपका कर्व आया है इस ग्राफ में, इसे बोलते हैं बेटा, देखो देखने में थोड़ा जे शेप है, तो इसी को हम बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। क्या? जे शेप्ड। याद रखना, पूछेगा एक्सपोनेंशियल का कर्व कैसा होता है, जे शेप्ड। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने आपको इंटीग्रल फॉर्म भी बताया था, nt इज इक्वल टू n0 e रेज दी पावर rt, जहां e क्या था बेटा, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी ने एक एनेक्डोट दिया है, अर्थात किसी चीज को समझने के लिए उन्होंने एक कथा दी है। ठीक है, एक किंग और मिनिस्टर के बीच में कुछ बातें हुई हैं, हम उसे भी समझेंगे, लेकिन उसको हम समझेंगे कायदे से एक वीडियो को थ्रू। तो चलिए हम अब एनेक्डोट की तरफ मूव करते हैं। आइए अब हम इस एनेक्डोट के थ्रू, एनेक्डोट मतलब एक छोटी कहानी के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे अगर कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है तो बहुत ड्रामेटिक वे में, बहुत कम समय में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन बन जाती है। हुआ क्या, एक बार एक किंग और मिनिस्टर एक चेस गेम खेलने के लिए बैठते हैं। किंग बहुत कॉन्फिडेंट था कि गेम वही जीतेगा और वो मिनिस्टर की सारी शर्तें मानने को तैयार था। मिनिस्टर ने भी बहुत प्यार से कहा कि अगर वो जीतता है तो सिर्फ कुछ अनाज चाहता है, कुछ व्हीट ग्रेन्स चाहता है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी ऐसे कैलकुलेट करी जाएगी कि टोटल चेस बोर्ड में आपको दिख रहा होगा 64 स्क्वायर्स हैं, तो हर एक स्क्वायर में जितने व्हीट ग्रेन होंगे उसके अगले वाले स्क्वायर में डबल। मतलब पहले में अगर 1 व्हीट ग्रेन तो दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, ऐसे टोटल 64 स्क्वायर भरने हैं। और किंग को लगा ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए पूरा करना ये शर्त, और बैट उसे इजी लगी और अनलकली किंग हार गया। अब देखिएगा, पहले स्क्वायर में 1 ग्रेन, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में 16, छठे में 32, सातवें में 64, आठवें में 128,
अब 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे हम स्क्वायर भरते चले जाएंगे। हर बार प्रीवियस नंबर का क्या करना है, डबल करना है। अब जैसे 128 का हो गया 256, 256 का डबल 512, 512 का डबल 1024, 1024 का डबल 2048, 4096, फिर 8192, 16384, 32768। अब इसका डबल करेंगे तो अब ऐसे इसमें तीसरा कॉलम भर डालेंगे पूरा साथ। ऐसे जब रो भरते गए तो सिर्फ आधा ही चेस बोर्ड भरा था कि राजा का पूरा किंगडम में मौजूद अनाज खत्म। जैसे 66,000, 131,000, 262,000, 524,000, 1 मिलियन, और ऐसे जब 2.1 बिलियन तक पहुंचे थे तभी राजा का पूरा अनाज भंडार खत्म। और अब राजा को समझ में आया कि उससे गलती हो गई। तो अगर हम 64 स्क्वायर पूरे भरें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने व्हीट ग्रेन आपके भरे जाएंगे। 9 into 10 raised the power 18, जो कि बहुत ज्यादा हुआ। 9 into 10 raised the power 18। अगर मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू की बात करूं तो चलिए अब हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू अगर निकालें कि कितना राइस है, तो एक्यूरेट वैल्यू इसकी आती है 18 क्वाड्रिलियन, 446 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709 मिलियन, 551,615। और अगर इसका हम वजन नापे तो इसका वजन अर्थात इतने व्हीट ग्रेन्स का टोटल वेट कितना होगा, और हम इसे टन में अगर कैलकुलेट करें तो ये होता है 210 अरब टन। और ये इतना है कि हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर बिछाया जाए तो ये 1 मीटर ऊंचाई तक राइस ग्रेन पूरे हिंदुस्तान की धरती पर होगा। और इस तरीके से हमने ये सीखा कि कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सहारा लेकर उस मिनिस्टर ने इतनी तेजी से व्हीट ग्रेन बढ़ाए और अल्टीमेटली राजा का पूरा किंगडम खाली हो गया। अच्छा सोचिए, अगर पैरामीशियम की हम बात करें कि इंडिविजुअल पैरामीशियम, अगर उसे मैं अनलिमिटेड स्पेस दे दूं, अनलिमिटेड फूड दे दूं, तो 64 डेज में सोचिए उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, अंदाजा लगाइए। 18 क्वांटिलियन, 446 क्वाड्रिलियन, 744 ट्रिलियन, 73 बिलियन, 709 मिलियन, 551,615। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने देखा, लेकिन ये ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता है क्योंकि रिसोर्स अनलिमिटेड अर्थ पर नहीं है, बिकॉज अर्थ इज फाइनाइट एंड यू कांट पुट anything which is infinite into something that is finite. Thank you। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर बातें करेंगे। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।